खबर के बारे में आपको बता दें, इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है उसके मुताबिक चुनाव आयोग ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और चुनाव आयोग ने जो 5 राज्यों में चुनाव होने हैं उसकी तारीखों का ऐलान कर दिया। इस वक्त हमारे साथ अमरउजाला.com के संपादक जयदीप कर्णिक जुड़े हुए हैं। जयदीप जी, 5 राज्यों में जो चुनाव होने हैं उसका ऐलान हो चुका है विधानसभा चुनावों का। इंतजार हो रहा था इन तारीखों का, क्योंकि बंगाल में तो हम देख रहे थे चुनावी हलचल बहुत तेज हो गई थी। केरल तमिलनाडु के दौरे भी नेताओं के हो ही रहे थे। पुडुचेरी में कांग्रेस की जो सरकार थी वो गिर चुकी है और राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है। तो सबसे पहले मैं तारीखें, जो लोग हमसे लाइव अभी जुड़े हैं और जो चुनाव आयोग की पत्रकार वार्ता को सीधे या नहीं देख पाए या नहीं समझ पाए, उनको बता दूं, असम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, केरल और पुडुचेरी के लिए चुनाव होंगे। कुल 824 विधानसभा सीटें आती हैं। इन सबको मिलाकर 18 करोड़ 68 लाख मतदाता हैं जो मतदान के करेंगे इन चुनावों के लिए। 2,70,000 पोलिंग के केंद्र जो बनेंगे, मतदान केंद्र बनेंगे, और इन केंद्रों की संख्या इस बार बढ़ाई गई है। वो इसलिए बढ़ाई गई है कि कोरोना की वजह से जो गाइडलाइंस जारी हुई थी वो लागू रहेगी इन चुनावों में भी। एक मतदान केंद्र पर 1000 से ज़्यादा व्यक्ति मतदान नहीं कर सकते हैं, इसलिए कहीं कहीं 30-35% मतदान केंद्र बढ़े हैं किसी राज्य में, और केरल और पुडुचेरी जैसे राज्यों में तो 90% तक, मतलब लगभग दुगने हो गए मतदान केंद्र जो इसके पिछले चुनाव में 2016 में थे। तारीखों की बात करें तो 1 महीना 2 दिन ये चुनाव चलेंगे। सबसे पहला जो मतदान होगा वो 27 मार्च को होगा और आखिरी जो मतदान है वो 29 अप्रैल को होगा। पश्चिम बंगाल में जो चुनाव है वो 8 चरणों में होंगे। असम में चुनाव 3 चरणों में होंगे। इन दोनों राज्यों के अलावा तमिलनाडु में, केरल में और पुडुचेरी में एक ही चरण में मतदान संपन्न हो जाएगा और 6 अप्रैल इसकी तारीख है। मतलब 3 जो राज्य हैं, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी, इनमें 6 अप्रैल को मतदान संपन्न हो जाएगा और नतीजे सभी के एक साथ 2 मई को आएंगे, 5 ही राज्यों के। तो 6 अप्रैल को, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में चुनाव संपन्न हो जाएंगे। असम के जो 3 चरणों के चुनाव हैं उनकी जानकारी दे रहा हूँ, उसके बाद हम बंगाल की बात करेंगे। असम में पहला चरण है 47 सीटों के लिए 27 मार्च को, दूसरा चरण है 39 सीटों के लिए 1 अप्रैल को, और तीसरा चरण है 40 सीटों के लिए 6 अप्रैल को। अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, जहां पर 10 साल से ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं। वामपंथ का किला ढहाकर तृणमूल कांग्रेस की जो सरकार बनी है प्रचंड बहुमत के साथ, 211 सीटें उनके पास हैं 294 में से। वहां पर लगातार चुनावी हलचल पिछले 1-1.5 महीने से हमको देखने को मिल रही है। वहां पर टीएमसी बनाम भाजपा का जो रोचक चुनाव होने जा रहा है उस पर सबकी निगाहें टिकी और वो 8 चरणों में होगा। इन 8 चरणों में होने वाले चुनाव में पहले चरण में 30 सीटों के लिए 27 मार्च को मतदान होगा। दूसरे चरण में 30 सीटों के लिए 1 अप्रैल को मतदान होगा। तीसरे चरण में 31 सीटों के लिए 6 अप्रैल को मतदान होगा। चौथे चरण में 44 सीटों के लिए 10 अप्रैल को मतदान होगा। पांचवें चरण में 45 सीटों के लिए 17 अप्रैल को मतदान होगा। पांचवें चरण में 43 सीटों के लिए 22 अप्रैल को मतदान होगा। छठे चरण में 43 सीटों के लिए, माफी चाहता हूं, छठे चरण की मैं बात कर रहा था, 43 सीटों के लिए 22 अप्रैल को मतदान होगा। सातवें चरण में 36 सीटों के लिए 26 अप्रैल को मतदान होगा। और 8वां और अंतिम चरण जो है, इसकी वजह से बंगाल में जो 8 चरण किए गए, इसकी वजह से पल्लवी चुनाव काफी लंबे हमें दिखाई दे रहा है। और इसीलिए जो पहला मतदान 27 मार्च को, उसके बाद भी नतीजों के लिए 2 मई तक इंतजार करना पड़ेगा। तो आखिरी चरण पश्चिम बंगाल का 35 सीटों के लिए 29 अप्रैल को होगा। बहुत महत्वपूर्ण चुनाव, और आजकल देश में हर राज्य में होने वाले चुनाव महत्वपूर्ण ही हो गए। लेकिन ये 5 ऐसे राज्य, इसमें एक केंद्र शासित प्रदेश है पुडुचेरी का, तो 4 राज्य हैं। और इसके अलावा मैं ये भी बता दूं कि केरल में मल्लापुरम सीट के लिए भी चुनाव होना है संसदीय सीट पर, तो वो भी 6 अप्रैल को ही, उसी के लिए वहां के जो मतदाता हैं वो दोनों के लिए मतदान करेंगे, विधानसभा सीट के लिए भी और अब जो लोकसभा सीट पड़ती है उसके लिए भी। इसी तरह तमिलनाडु में कन्याकुमारी की जो लोकसभा सीट है उसके लिए भी चुनाव होना है, वो भी 6 अप्रैल को ही संपन्न होगा। तो चुनाव का पूरा कार्यक्रम आ चुका है। अमरउजाला.com पर इसको लेकर सभी जानकारियां उपलब्ध होंगी। हमारे साथ विनोद अग्निहोत्री भी जुड़ गए हैं जो चुनावों पर, राजनीति पर बहुत करीब से नजर रखते हैं। इस चुनाव कार्यक्रम पर हम पहले उनकी टिप्पणी लेना चाहेंगे। अग्निहोत्री जी से हम बातचीत करेंगे। अमर उजाला के सलाहकार संपादक हैं विनोद अग्निहोत्री जी, उनसे भी हम बातचीत करेंगे थोड़ी देर में। लेकिन आपको बता दें कि इस वक्त जो खबर है वो कुछ इस तरीके की है कि 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश विधानसभा चुनाव यहां पर होने हैं। जयदीप जी ने बताया क्या कुछ शेड्यूल है, क्या कुछ टाइम है, इलेक्शन डेट्स क्या कुछ हैं। अगर आप इसे बारीकी से समझना और पढ़ना चाहते हैं तो आप अमर उजाला के पेज पर जा सकते हैं, वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। हालांकि इस लाइव में भी आप हमसे तमाम जानकारियां हासिल करना चाहते हैं तो
कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में लिखिए और हमें बताइए कि आप इस 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के बारे में क्या कुछ जानना चाहते हैं। हम एक एक सवालों का जवाब आपके देने की कोशिश करेंगे इसे लाइव के दौरान। आपको बता दें, थोड़ी देर पहले चुनाव आयोग की प्रेस वार्ता हुई और पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में चुनाव होने हैं। असम में 3 चरणों में चुनाव होना है। आपको बता दें 27 मार्च को 1 अप्रैल और 6 अप्रैल चुनाव होंगे। केरल में, तमिलनाडु में, पुडुचेरी में 6 अप्रैल को एक ही चरण में मतदान होगा। बंगाल में 8 चरणों में चुनाव होना है। सवाल यह है कि ये एक तरीके से बड़ा लंबा गैप हो जाएगा। 8 चरणों में बंगाल में चुनाव होंगे और इसके अलावा आपको बता दें 5 राज्यों में से 1 असम में भाजपा की सरकार है। पुडुचेरी में पिछले हफ्ते कांग्रेस की सरकार गिरने से वहां राष्ट्रपति शासन है और इन चुनावों के दौरान कुल 824 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। और इस वक्त हमारे साथ अमर उजाला के सलाहकार संपादक विनोद अग्निहोत्री जी जुड़े हुए हैं। विनोद जी, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि अभी फिलहाल इलेक्शन की डेट अनाउंस कर दिए गए हैं। अब ऐसे में सवाल ये भी उठता है, जिसका इंतजार था, ऑब्वियसली जिसका इंतजार था, लेकिन एक चीज जो देखने को मिली वो बंगाल के चुनाव को लेकर सबसे ज्यादा वही सेंटर में है। सबसे ज्यादा बंगाल के चुनाव को लेकर उहापोह की स्थिति थी और अभी भी सबसे ज्यादा राजनीतिक सरगर्मी वही देखने को मिल रही है, लेकिन ये 8 चरणों में चुनाव हो रहा है। देखिए, ये अंदाज तो था कि बंगाल का चुनाव कम से कम 6 चरणों में तो होगा। पिछली बार भी शायद 6 या 7 चरणों में हुआ था और लोकसभा चुनाव भी आप देखिए जो अभी बंगाल में हुए थे वो भी कई चरणों में हुए थे। और बंगाल का चुनाव आप देखिए, सिर्फ अभी नहीं, बंगाल का चुनाव हमेशा वहाँ हिंसा की आशंका रही है। जब वामपंथी दलों का वर्चस्व था वहाँ पर, उस दौर में भी हमने चुनाव वहाँ देखे हैं, तब भी जो है बंगाल के चुनाव को लेकर हमेशा संवेदनशीलता रही है। और उसके बाद जब ममता बनर्जी और वामपंथियों के बीच में मुकाबला शुरू हुआ तो हिंसा और झगड़ा और लड़ाई झगड़े की आशंकाएं बहुत बढ़ी। और पिछले कुछ वर्षों से तो भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के बीच जिस तरह का टकराव बढ़ा है, तो उससे निश्चित रूप से बंगाल का चुनाव बेहद संवेदनशील, बेहद महत्वपूर्ण और राजनीतिक दृष्टि से बहुत ही अहम है। तो ये संभावना तो हम लोगों को लग रही थी कि ये कई चरणों में होगा, ये 2 या 3 चरणों वाला चुनाव नहीं होगा। वैसे भी 294 सीटें हैं, बड़ा राज्य है और चुनौतियां बहुत हैं। हालांकि अब वो खतरा नक्सलवादियों का तो उतना नहीं है जितना कि 10 साल पहले था। जब 2006 का मुझे याद है, उस समय जब ममता बनर्जी चुनाव लड़ रही थी और 2010 का चुनाव लड़ रही थी, जो यूपीए सरकार थी, तो लालगढ़ में जिस तरह वो किशन जी जो नक्सलियों के नेता थे, किस तरह से नक्सली वहाँ उनकी सभाओं में आते थे और वहाँ लालगढ़ में सीआरपीएफ के साथ नक्सलियों की पूरी मुठभेड़ चली थी और उसके बाद सफाया हुआ। लेकिन अब वो खतरा उतना नहीं है, लेकिन दूसरे और तरह के खतरे, आतंकवाद का खतरा है। अभी हाल में एक मंत्री जो है तृणमूल के, उनके ऊपर बम फेंका गया, भाजपा के तमाम कार्यकर्ताओं की हत्याएं हुई, जो आरोप सीधे सीधे तृणमूल कांग्रेस के ऊपर भाजपा ने लगाए। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा जी की काफिले पर पथराव हुआ है। कैलाश विजयवर्गीय जो प्रभारी महासचिव हैं उनको चोट आई। इस तरह के कई मतलब जो घटनाएं हुई हैं लगातार पिछले कुछ महीनों में, इस दौरान खासकर लोकसभा चुनाव के बाद से तो काफ़ी। तो चुनाव आयोग को लगता है कि शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए पश्चिम बंगाल में चुनाव थोड़ा सा चरणों में कराना ज़्यादा जरूरी है, इसलिए ये फैसला लिया गया है। 8 चरण चूंकि काफ़ी होते हैं, आप सोचिए कि 2 मई को नतीजे आएंगे और 27 मार्च को पहला चुनाव है, यानी पूरा, और आज से चुनाव आचार संहिता लग गई, घोषणा होते ही लग गई, यानी पूरा मार्च, पूरा अप्रैल 2 महीने पश्चिम बंगाल में चुनाव आचार संहिता रहेगी। बाकी राज्यों में तो ये है कि हालांकि सभी में रहेगी, 2 मई तक रिजल्ट आएंगे। राजनीतिक महत्व पर भी हम लोगों को चर्चा करनी चाहिए। तारीखें तो आ गई, अब नॉमिनेशंस होंगे, कैंडिडेट्स अनाउंस होंगे, अभी तमाम पाला बदल और तेज होगा। जिनको टिकट नहीं मिलेगा वो दूसरी पार्टियों में जाएंगे, जिनके टिकट कटेंगे या कटने की संभावना होगी, ये सब चलेगा। आरोप प्रत्यारोप के दौर होंगे, बयानबाजियां होंगी, सब होगा। लेकिन इनके चुनाव के नतीजों का राजनीतिक महत्व बहुत है, हमें लगता है उस पर हम लोगों को चर्चा करनी चाहिए। बिल्कुल, और राजनीतिक महत्व पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले जरा ये ग्राफिक देख लीजिए। पश्चिम बंगाल सीटें कितनी है बता देते हैं, 294। वर्तमान स्थिति भी आप देख पा रहे हैं, तृणमूल 211, भाजपा 3। एक एक करके आप पूरी ग्राफिक प्लेट देख लीजिए एक बार। असम में 126 सीटें हैं, केरल में 141, तमिलनाडु 234, पुडुचेरी 33। तो ये 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, 4 राज्य, 1 केंद्र शासित प्रदेश। आप वर्तमान स्थिति यहाँ पर देख सकते हैं, 5 राज्यों में चुनाव, कहाँ कितनी सीटें हैं ये आप यहाँ पर अंदाजा लगा सकते हैं। इस ग्राफिक प्लेट को देख सकते हैं आप, क्या कुछ वर्तमान स्थिति है, सीटें कितनी हैं वो भी आप
देख पा रहे हैं तो 4 राज्य, 1 केंद्र शासित प्रदेश और वहां पर चुनाव होने हैं। चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। तो चूंकि राजनीतिक महत्व की बात का जिक्र हम कर रहे थे, लेकिन उससे पहले जिक्र कर लेते हैं एक सबसे ज्यादा हॉट टॉपिक पर, जो कि जब चुनाव का ऐलान होता है तभी इस टॉपिक पर सबसे पहले चर्चा हो जाती है इन हालिया 1-1.5 साल में, और वो है कोरोना का मामला। जयदीप जी, आपके पास आने की कोशिश करते हैं, आपसे जानने की कोशिश करेंगे। इलेक्शन डेट्स का तो ऐलान हो चुका है, लेकिन फिर से वही सवाल है, कोरोना चल रहा है, मामले बढ़ रहे हैं, नया स्ट्रेन सामने आ गया है कोरोना का, कैसे संभव होगा? देखिए पल्लवी, निश्चित ही चूंकि हमने देखा कि मई के आखिर में या जून के प्रथम सप्ताह में अधिकतर जितनी भी विधानसभाएं हैं जिनमें हम चुनाव होने जा रहे हैं अब, वहां पर उनका जो कार्यकाल है वो समाप्त हो रहा है। तो निश्चित ही एक समय सीमा होती है, उसमें उनको चुनाव करवाने होते हैं। हालांकि कई जगहों पर कोरोना की वजह से निकाय चुनाव, जैसे मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव टलते ही चले जा रहे हैं और उनको हो जाना चाहिए था अब तक, लेकिन ये ऐसे चुनाव हैं जिनको टालने की बजाय, हमने बिहार में भी देखा, भरे बीच कोरोना में ही चुनाव हुए थे और बहुत ज़्यादा किसी तरह का नुकसान हुए बिना वो चुनाव संपन्न हो गए। तो उम्मीद यही करते हैं कि जिस तरह की सावधानियां बरती गई हैं, चुनाव आयोग ने जो गाइडलाइंस जारी की हैं उनका पालन करते हुए चुनाव होंगे और कोरोना से बचकर भी लोग मतदान करेंगे। और बहुत बड़ी बात कही सुनील अरोड़ा जी, जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, जो अब सेवानिवृत्त भी होंगे, जो उन्होंने बताया कि उन्होंने एक दिशा निर्देश बड़ा ये दिया था कि बुजुर्गों को देखते हुए, कोरोना की वजह से भीड़ और दिक्कतों को देखते हुए 2-3 जो कदम उठाए कि पहले 1500 मतदाता एक केंद्र पर जो थे उनकी अनुमति थी, लेकिन 1000 कर दी है। तल मंजिल पर ही सारे मतदान केंद्र होना अनिवार्य कर दिया गया है, मास्क सैनिटाइजर का प्रयोग अनिवार्य है। तो मुझे लगता है चुनौती बहुत बड़ी रहेगी। चुनाव ऐसा जो आयोजन है देश का जिसमें भीड़ होती है, दिक्कतें होती है, लेकिन मुझे ज्यादा चिंता मतदान वाले दिन की नहीं है। लोग उसको कोशिश करते हैं कि सावधानी बरतकर कैसे भी करके अपने मताधिकार का उपयोग करें, लेकिन मेरी ज्यादा बड़ी चिंता है कि जो प्रचार होता है, अभी भी हम बंगाल में देख रहे हैं हजारों की जो रैलियां हो रही, प्रचार में सामाजिक दूरी नहीं हो पाती, भीड़ जुटती है। कहा गया है कि 5 लोग जा सकते हैं जो उम्मीदवार है उसके साथ प्रचार के लिए, लेकिन जब असल में यही गाइडलाइंस बिहार के टाइम भी चुनाव आयोग ने जारी की थी, लेकिन इन किसी भी गाइडलाइंस को माना नहीं गया और उसके बारे में बाद में राजनीति भी बहुत हुई, कोर्टबाजी भी हुई। लेकिन जिस तरीके से नेताओं को चुनाव लड़ना होता है, भीड़ जुटाकर, मजमा लगाकर, वैसे ही वो चुनाव लड़ते हैं, वहां पर ज्यादा दिक्कत मुझे नजर आती है। बिल्कुल। इसमें मैं एक चीज जोड़ूं, जयदीप जी, मुझे आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी चुनाव आयोग की, तो मुझे लगा कि मैं अगर संवाददाता होता तो मैं सुनील अरोड़ा जी से कहता कि काहे के लिए गाइडलाइन जारी कर रहे हैं जब इनका पालन आप नहीं करवा सकते। जी, क्योंकि विनोद जी सही कहा, आम आदमी तो कर लेता है, आप सही कह रहे हैं। मतदान के दिन जो सामान्य मतदाता है वो तो सैनिटाइजर भी इस्तेमाल करेगा, मास्क भी लगाएगा, दूरी भी रखेगा जहां तक संभव यथासंभव होगा। लेकिन राजनीतिक दल, सब राजनीतिक दल, कोई भी किसी को इस पे वो नहीं करता, सब एक से बढ़कर एक है इस मामले में। उनकी बिहार का चुनाव हमारा उदाहरण है, मध्य प्रदेश के जो उपचुनाव हुए वो भी लगभग आम चुनाव जैसे ही हो गए थे, जितनी सीटें थी, सब जगह चुनाव आयोग के सारे दिशा निर्देशों का खुलेआम उल्लंघन हुआ और एक व्यक्ति पर कार्रवाई नहीं हुई। तो सवाल ये है कि जब आप उसको इन्फोर्स ही नहीं कर सकते हैं तो काहे के लिए आप लागू करते हैं? या तो आप टीएन सेशन बनिए, आपके अंदर टीएन, ऐसा नहीं है कि नियमों की कमी है, कानून की कमी है, इच्छा शक्ति की कमी है। बहुत गंभीर मुद्दा है विनोद जी, और जैसा वो खुद कह रहे थे कि कई जो डीएम हैं वो कोरोना से संक्रमित हुए फिर भी ड्यूटी पर लगे रहे। एक आईजी थे जो कोरोना संक्रमित हुए और उसके बाद उनकी कोमॉर्बिड यानी दूसरी अन्य बीमारियों की भी उनको दिक्कत थी, जिसकी वजह से उनकी जान चली गई। तो लोगों ने जान की कीमत पर भी चुनाव आयोजित किए। निश्चित ही वो बात प्रशंसनीय है और उसको देखा जाना चाहिए, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जो गाइडलाइंस जारी हुई हैं अगर उनका सम्मान नहीं किया जाता तो फिर निश्चित ही उन गाइडलाइंस का कोई मतलब नहीं है, उन गाइडलाइंस की कोई वैल्यू नहीं है। उनसे पूछा जाना चाहिए था कि अभी बंगाल में जिस तरह की रहने पहले, आज से तो जब से ये घोषणा हुई है अब आचार संहिता लागू हो गई है और आचार संहिता लागू होने की वजह से अब बहुत सारे और बंधन होने चाहिए, लेकिन हम देखते हैं कि उनका जमीनी स्तर पर उतना पालन होता नहीं जितना होना चाहिए। नहीं, ये चुनाव आयोग से प्रश्न पूछा जाना चाहिए था कि बिहार चुनाव में जो कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन हुआ उसके कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई, इसका जवाब तो दीजिए आप। लेकिन चूंकि हम लोगों ने सवाल पूछना बंद कर दिया है, मीडिया ने और संवाददाताओं ने, तो जो हमारी संस्थाएं हैं वो भी अपना गाइडलाइन जारी करके और उसके बाद निश्चिंत हो जाती हैं।
की जिम्मेदारी भी तो उन्हीं की है। ये जिम्मेदारी किसी मीडिया घराने की नहीं है और यह हर चीज़ सुप्रीम कोर्ट को ही लाया जाए, ये तो संस्थाओं की जिम्मेदारी है। और यही चुनाव आयोग टीएन सेशन के टाइम में भी था, यही चुनाव आयोग लिंग 2 के टाइम में भी था। तो चुनाव आयोग तो वही है, लेकिन जो व्यक्ति जो लोग उसको हेड कर रहे हैं उनसे हम लोगों का हमारा आग्रह है, हम सबका, कि कम से कम जो बिहार में हो गया, गलती हो गई या जो भी एक हो गया, अब कम से कम इन चुनावों में उन दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन हो और ताकि जो कोरोना जैसी महामारी है उसके प्रसार को रोका जा सके। जी बिल्कुल, और जाहिर है कि हमने बिहार विधानसभा चुनाव भी देखा था, उस समय भी जब रैलियां हो रही थी तो बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो रहे थे। उस वक्त भी बस यही बहस थी, इसी मामले पर बहस चल रहा था कि कोरोना में किस तरीके से चुनाव संभव होगा। और चुनाव तो चलिए हो गया, वोटिंग हो गई, रिजल्ट भी सामने आ गए, लेकिन इसी दौरान सवाल ये रह गया कि जब रैलियां हो रही थी उस दौरान इतनी बड़ी संख्या में लोग वहां पर इकट्ठा थे, वहां पर क्यों नहीं गाइडलाइंस को फॉलो किया गया, जिस गाइडलाइंस की बात हम लगातार कहते हैं। और उसी गाइडलाइन की बात आज चुनाव आयोग के प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हमको सुनने को मिली है। ग्राफिक आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं, 5 राज्यों में चुनाव, कहां कितनी सीटें, ये सारे ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। 4 राज्य, 1 केंद्र शासित प्रदेश। चुनाव की जो तारीखें हैं उसका ऐलान हो चुका है। थोड़ी देर पहले हम राजनीतिक पहलुओं पर लेकर की चर्चा कर रहे थे कि क्या कुछ अब देखने को मिल सकता है, क्योंकि चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। अभी सबसे ज्यादा जो सुर्खियों में स्टेट है वो है पश्चिम बंगाल। विनोद जी, पश्चिम बंगाल से अगर हम आज शुरू करें तो ममता बनर्जी का गढ़ है, 10 सालों से वहां पर वो बंगाल को संभाल रही हैं, देख रही हैं। लेकिन इस बार जो स्थिति है वो भाजपा एकदम वहां पर गड़ गई है एक तरीके से, और उस गढ़ को उखाड़ने की फिराक में है, लेकिन ममता बचाने की डिफेंसिव मोड में है। लेकिन अब आपको क्या लगता है, आपका खुद का ओपिनियन क्या कह रहा है बंगाल को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने ये प्रयास, ममता बनर्जी के गढ़ को तोड़ने का प्रयास 2016 से शुरू कर दिया था। आप याद कीजिए, 2016 के जो विधानसभा चुनाव थे, लगभग यही माहौल भाजपा ने बनाया हुआ था और ऐसा लग रहा था कि भले ही भारतीय जनता पार्टी सरकार ना बना पाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कम से कम 50 से ज़्यादा सीटें जीतेगी। हम सब ये मान के चल रहे थे। और आप देखिए कि उस वक्त जो है, क्योंकि 2014 में नरेंद्र मोदी पूरे देश में जीत के आए थे, पूरे देश में भाजपा की सरकार बनी थी, पहली बार भाजपा की अपने अकेले बहुमत की सरकार बनी थी। एक उनका करिश्मा जो है ज़बरदस्त था। और 2014 के बाद जितने चुनाव हुए थे विधानसभाओं के, सब में भाजपा जीती थी। एक दिल्ली का चुनाव छोड़ करके बिहार में जरूर उसको दिक्कत हुई थी। तो वो एक माहौल था और उसमें भाजपा ने बहुत ताकत लगाई थी। कैलाश विजयवर्गीय जी तब भी वहाँ थे, स्टेशन थे, संघ की सारी ताकत तब भी वहाँ थी। लेकिन भाजपा तब मात्र महज 3 सीटों पर सिमट के रह गई थी। ये महत्वपूर्ण है। और ममता बनर्जी ने तब 200 का आंकड़ा पार किया था, 211 सीटें थी। लेकिन 2019 के जब लोकसभा चुनाव हुए तो हम सब ये मान के चल रहे थे कि भाजपा चाहे जितना प्रचार कर ले, लेकिन ममता बनर्जी की जो 34 सीटें हैं लोकसभा की, वो बरकरार रहेंगी। और 34 की 30 हो सकती हैं, लेकिन 30 से ऊपर तो आएंगी। और भाजपा की शायद 2 या 3 सीटें थी, वो रहेंगी कि नहीं रहेंगी, जो भी सीटें थी उस। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से भारतीय जनता पार्टी ने 18 सीटें जीती और तृणमूल कांग्रेस 23 सीटों पर सिमट के आ गई और कांग्रेस 1 सीट पर रह गई। वाम दल बिल्कुल शून्य हो गए। तो ये इन नतीजों ने भाजपा के कार्यकर्ताओं का जो मनोबल 2016 में टूटा था उसको फिर से बढ़ा दिया और उनको लगा कि नहीं, हम जो है ममता के गढ़ को भेद सकते हैं। और इसीलिए अब पूरी ताकत भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में लगा रखी है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपने सारे अनुषंगिक संगठनों को वहाँ उतार रखा है। भाजपा के सारे जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके सारे कार्यकर्ता वहाँ सक्रिय हैं। भाजपा के सब नेता, प्रधानमंत्री जी कई दौरे कर चुके हैं। जेपी नड्डा जी जो अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो लगातार जा रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय तो वहाँ स्टेशन ही हैं। इसके अलावा अमित शाह जी भी बिल्कुल पूरे सघन प्रचार कर रहे हैं। आसाम में भाजपा की सरकार, देखिए रणनीति समझिए, भाजपा ने बड़े तरीके से पहले पूर्वोत्तर पर कब्जा किया, यानी आसाम, मेघालय, आपका अरुणाचल, मणिपुर, मिजोरम, इन सब राज्यों में भाजपा ने कहीं अपनी सरकारें अपने सहयोगी दलों के साथ मिलकर के सरकारें बनवा ली। और उड़ीसा में भी उसने अच्छा परफॉर्मेंस किया। आज वो उड़ीसा में मुख्य विपक्षी दल है भारतीय जनता पार्टी। तो जो पश्चिम बंगाल को की घेराबंदी उसने चारों तरफ से कर ली। बिहार में उसके गठबंधन की सरकार है, यानी अकेले पश्चिम बंगाल ही एक ऐसा राज्य है जो गैर भाजपा शासित राज्य है अभी तक। तो भाजपा ने एक तरह से चारों तरफ से पश्चिम बंगाल को इस बार घेर रखा है। और अब भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में पूरी कोशिश कर रही है कि ममता बनर्जी
को हरा करके तृणमूल कांग्रेस को, और वो पश्चिम बंगाल में अपनी सरकार बनाए। दूसरी तरफ ममता बनर्जी इस खतरे से अनभिज्ञ नहीं है, वो भाप रही हैं। इसीलिए उन्होंने पूरी रणनीति अपनी बदल दी। उन्होंने बंगाल प्राइड, बंगाली अस्मिता, बाहरी बनाम बंगाली, ये सारे नारों को उन्होंने एक तरह से, भारतीय जनता पार्टी वहाँ हिंदुत्व का कार्ड खेल रही है। वो जय श्री राम के नारे को एक नारा बना करके कहती है कि ममता को जय श्री राम से दिक्कत है, ममता हिंदू विरोधी है। दूसरी तरफ ममता ने बंगाली अस्मिता का कार्ड खेला है कि बंगाल की बेटी हूँ मैं और ये तो बाहरी है। तो यानी ये लड़ाई हिंदुत्व और बंगाली अस्मिता के बीच की हो गई है। विकास के मुद्दे तो खाली बोलने के लिए भाषणों में हैं, लेकिन ग्राउंड पर जो मुद्दे लेके जा रही हैं दोनों पार्टियां, वो ये मुद्दे लेके जा रही हैं। बिल्कुल। तो बंगाल में 27 मार्च 1 अप्रैल 6, 10, 17, 22, 26 और 29 अप्रैल को वोटिंग होनी है। आपको बता दें, बंगाल में 27 मार्च, 1 अप्रैल, 6 अप्रैल, 10 अप्रैल, 17 अप्रैल, 22 अप्रैल, 26 अप्रैल और 29 अप्रैल को वोटिंग होगी। ये बंगाल यानी वेस्ट बंगाल चुनाव का ये पूरा डेट है, शेड्यूल है। आपको बता दें 27 मार्च को पहले फेज की वोटिंग होनी है। बंगाल में 8 चरणों में मतदान होगा। 2 मई को चुनाव के नतीजे आएंगे। बात बंगाल की तो कर ली, लेकिन अब बात करते हैं जरा असम की। जयदीप जी, असम को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? वहां के राजनीतिक परिदृश्य क्या बयां करते हैं? देखिए, वहां पर असम में मुझे नहीं लगता कि भाजपा के लिए कोई बड़ी चुनौती होगी जी। और जिस तरह की मेहनत उन्होंने की है, ये बहुत लंबी रणनीति के तहत वहाँ पर संघ और भाजपा दोनों की मिलीजुली मेहनत का नतीजा है, जो असम में इस तरह से भाजपा का प्रभाव हमको दिख रहा है। और सर्बानंद सोनोवाल और जो भी विनोद जी भी ठीक कह रहे थे कि पहले पूर्वोत्तर पर प्रभाव जमाकर कब्जा कर और फिर भाजपा आगे बढ़ना चाहती है। आप देखिए कि जितना जोर लगाया गया है बंगाल में और असम में भी, जिस तरह की गतिविधियाँ, असम में तो अभी नहीं, बहुत पहले से मेहनत कर रही है भाजपा। अभी फिलहाल तमिलनाडु और केरल पर उन्होंने उतना ध्यान नहीं दिया है। पुडुचेरी में जरूर कुछ विधायकों की अदला बदली हो गई है, जिसकी वजह से कांग्रेस की सरकार गिर गई। तो छोटी जगहों को पहले लेकर पश्चिम बंगाल का एक बड़ा गढ़ साधने की कोशिश है, क्योंकि 3 सीटें हैं, बहुत कम सीटें हैं। विनोद जी भी कह रहे थे इतनी बड़ी लहर थी, केंद्र में इतना प्रचंड बहुमत मिला और बाद में लोकसभा में भी बहुत अच्छा समर्थन मिला, लेकिन विधानसभा में उस तरीके का समर्थन नहीं मिला था। और बहुत लंबे समय से भाजपा बंगाल के इस गढ़ को जीतने की कोशिश में लगी है। तो अपनी एनर्जी उन्होंने चैनलाइज की, अपनी ऊर्जा को संग्रहित करके उस दिशा में लगाया जहां पर उनको लगता है कि परिणाम बेहतर आ सकते हैं, सभी दिशाओं में मेहनत करने की बजाय जी। क्योंकि आप देखिए कि सीटों की संख्या के लिहाज से निश्चित ही पश्चिम बंगाल सबसे ज्यादा है इस वक्त 294, लेकिन 234 सीटों के साथ तमिलनाडु कम महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन भाजपा जानती है कि जिस तरीके से कर्नाटक में हुआ है वैसा तमिलनाडु में होना आसान नहीं है, जिस तरह से वोटों का बंटवारा है। और केरल उससे भी कठिन है, कांग्रेस और लेफ्ट का जिस तरीके से मजबूती, लेकिन ई श्रीधरन को लाए हैं। मैं विनोद जी से जानना चाहूंगा कि ये क्या पहला कदम है उस दिशा में, जिस तरीके की मेहनत बंगाल में हुई है, लेफ्ट का गढ़ टूट गया था, वो टीएमसी से टूटा, लेकिन फिर भी क्या केरल में श्रीधरन जी को लाकर एक पहला कदम भाजपा ने बढ़ाया और अगली बार वो जितनी मेहनत अभी करते हुए दिख रहे हैं बंगाल में, वो केरल में करते हुए दिखाई देंगे और उसके बाद तमिलनाडु को भी उसी तरह हासिल करने की कोशिश करेंगे? देखिए, केरल बंगाल की परिस्थिति में थोड़ा सा अंतर है। और जब वामपंथी दलों का केरल, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल में पूरा गढ़ था, तब भी जो सीपीएम पार्टी है, जो वाम मोर्चे की अगुवा पार्टी है, उसमें 2 धाराएं बड़ी स्पष्ट थीं। एक धारा बंगाल के कम्युनिस्टों की धारा और दूसरी केरल के कम्युनिस्टों की धारा। केरल के कम्युनिस्टों की धारा EMS नंबूदरीपाद से शुरू होकर के और AK गोपालन तक आती है, और पिनारी विजयन भी उसी के प्रोडक्ट हैं। और पश्चिम बंगाल के कम्युनिस्टों की धारा जो है वो ज्योति बसु, ज्योतिर्मय बसु और सोमनाथ चटर्जी और पुराने नेताओं की है। पश्चिम बंगाल के कम्युनिस्ट ज़्यादातर भद्रलोक बंगाली थे, जबकि केरल के जो कम्युनिस्ट थे वो जमीनी संघर्ष करने वाले ज़्यादातर मजदूर नेता थे वहाँ के, जो बिल्कुल जमीनी संघर्ष से निकले थे। ये एक फ़र्क वहाँ रहा है और इसीलिए दोनों जगह बड़ा लंबा शासन रहा। केरल में तो चूंकि परंपरा से है कि वहाँ 5 साल LDF, 5 साल UDF, दोनों की सरकारें अदला बदली होती रहती है। पश्चिम बंगाल में 34 साल तक बिल्कुल पश्चिम वाम मोर्चे का शासन चला और उसके बाद उस गढ़ को तोड़ा ममता बनर्जी ने। अब बड़ा दिलचस्प है, मैं आपको ममता बनर्जी का जब उद्भव होता है उस वक्त केंद्र में शासन किसका था? उस वक्त केंद्र में भारतीय जनता पार्टी का शासन था। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे और ममता बनर्जी ने तृणमूल कांग्रेस बनाई। लेकिन क्या हुआ कि उसके बाद आप देखिए कि ये जो है ममता बनर्जी के साथ गठजोड़ किया बीजेपी ने। अटल जी की सरकार में ममता बनर्जी मंत्री बनी
और मंत्री बनने के बाद अटल जी की सरकार में जो है रेल मंत्री रही और तृणमूल कांग्रेस की खिड़की खोल करके पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने प्रवेश लिया और तृणमूल कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सत्ता का सहयोग लेकर के माकपा के गढ़ को ध्वस्त किया। जब ममता बनर्जी वहां नंदीग्राम का आंदोलन चला रही थी, जब ममता बनर्जी वहां मोर्चे के खिलाफ सड़कों पर उतरती थी, तो केंद्र से भारतीय जनता पार्टी के सांसद, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में वाले सांसद ममता के समर्थन में जाते थे और ममता को एक बहादुर महिला का, बहादुर नेत्री का सर्टिफिकेट देके आते थे। चाहे वो पुराने अटल जी, अडवाणी जी, जोशी जी, सारे पुराने नेता जो है वो ममता बनर्जी की प्रशंसा में उनके बयान आप देखिए। राजनाथ सिंह ये जो पार्टी के अध्यक्ष हुआ करते थे, इन सब लोगों ने, तो ममता बनर्जी ने ताकत ली वहां मोर्चे से लड़ने की केंद्र से, और भाजपा ने ताकत ली पश्चिम बंगाल में पैर जमाने की तृणमूल से। और आज दोनों एक दूसरे के खिलाफ आमने सामने हैं और एक दूसरे के बिल्कुल, आप उनके बयान देख लीजिए, वो उनको क्या कह रहे हैं, वो उनको क्या कह रहे हैं। तो ये भी राजनीति में बड़ा दिलचस्प होता है कि एक दूसरे के कंधे पर चढ़ करके आपने नदी पार की और नदी पार करने के बाद आपस में झगड़ा करने लगे, वो वाली स्थिति है। अब रही बात, अभी तमिलनाडु की चर्चा हम कर रहे थे, बहुत दिलचस्प है जयदीप जी कि ये पहला विधानसभा का चुनाव हो रहा है जिसमें तमिलनाडु की राजनीति के दोनों दिग्गज, जयललिता और एम करुणानिधि, दोनों नहीं हैं और उनके बिना ये चुनाव हो रहा है। दोनों उनकी पार्टियां लड़ रही हैं। स्टालिन को अपना राजनीतिक नेतृत्व, हालांकि लोकसभा चुनाव में जिस तरह के नतीजे आए उससे उनका नेतृत्व स्थापित हुआ, लेकिन विधानसभा में उनको अपना नेतृत्व स्थापित करना है। और पिनारी विजयन जो AIADMK के लीडर हैं, जो मुख्यमंत्री हैं, उनको वो जो है, सॉरी पिनारी विजयन तो केरल में हैं, वो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, उनका मैं नाम भूल रहा हूँ, क्या नाम है जयदीप जी? पलानीस्वामी। हाँ, पलानीस्वामी जो है उनको जो है इस समय जो है अपना नेतृत्व स्थापित करना है AIADMK और तमिलनाडु में। ये लड़ाई उनके बीच में है। भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन AIADMK के साथ लगभग हो ही चुका है, कांग्रेस का गठबंधन DMK के साथ है। तो एक तरह से दोनों राष्ट्रीय पार्टियां वहां B टीम में हैं और दोनों वहां के जो नए नेता हैं अपनी अपनी धाराओं के, वो A टीम में है, उनका मुकाबला है। और इन दोनों चुनावों के पश्चिम बंगाल और आपका ये क्या कहते हैं तमिलनाडु, इनका असर जो है, इनके नतीजों का असर देश के आने वाली राजनीति पर जबरदस्त तरीके से पड़ेगा। अगर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी तीसरी बार जीतती हैं और उधर स्टालिन जीत के आते हैं तो विपक्ष की राजनीति फिर से करवट लेगी और राष्ट्रीय राजनीति में दोनों आकर के तमाम सारे गैर भाजपा दलों को एकजुट करने की कोशिश करेंगे। और अगर परिणाम उल्टे होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व और बढ़ेगा। तो ये जो 5 राज्यों में चुनाव होंगे उसके नतीजे भाजपा के फ्यूचर को डिसाइड करते हैं, राजनीतिक फ्यूचर को? भाजपा के ही नहीं, देश के भी भविष्य को डिसाइड तय करते हैं। देश का, क्योंकि भाजपा तो इस समय देश की सत्ताधारी पार्टी है, तो जो भाजपा के साथ अच्छा या बुरा जो भी होगा वो तो देश के साथ उसका देश पर असर पड़ेगा। यही विपक्ष उसका भी है। अच्छा, हालिया दिनों में हमने पुडुचेरी भी देखा था और उस समय कांग्रेस की सरकार वहां पर गिर गई। अभी मेरे ख्याल से 10 दिन ही हुए होंगे इस बात को। कांग्रेस जहां एक तरफ अपने आप को मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ रही है, वहीं कहीं ना कहीं उसके हाथ से जो गद्दी है वो धीरे धीरे खिसकती जा रही है। जयदीप जी, पुडुचेरी के बारे में आपकी क्या राय है? वहां पर तो कांग्रेस की सरकार गिर गई, लेकिन अब आप आगे उसका फ्यूचर क्या देखते हैं? चाहे कांग्रेस की बात हो या फिर भाजपा की बात हो, खासतौर से हम पुडुचेरी के अगर समीकरण को समझे तो। देखिए पल्लवी, चूंकि 30 ही सीटें वहां पर हैं और वो जो विधायक पाला बदल कर आए हैं, अगर वो मजबूती से बने रहते हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ और उन्हीं के टिकट पर आगे चुनाव लड़ते हैं, निश्चित ही इसी तरह का कोई कमिटमेंट रहा होगा जैसा कि हमने मध्य प्रदेश में भी देखा था। और फिर उन सभी ने, ज्योतिरादित्य सिंधिया के खेमे के जो लोग थे वो आए थे भाजपा में और फिर उन्होंने वहीं से चुनाव लड़ा था और उसी की वजह से भाजपा की जो सरकार थी वो बन पाई थी और कमलनाथ की सरकार गिर गई थी। तो मुझे लगता है कि पुडुचेरी में भी मध्य प्रदेश को दोहराया जा सकता है, इसकी बहुत संभावना है और भारतीय जनता पार्टी उसको लेकर आश्वस्त दिखती है। और आप देखिए कि प्रधानमंत्री ने खुद दौरा किया पुडुचेरी का और वहां से जिस तरीके से उन्होंने संबोधित किया तो वो रणनीति स्पष्टता समझी जा सकती है। मैं विनोद जी से जरूर जानना चाहता हूँ वापस तमिलनाडु, क्योंकि वो महत्वपूर्ण राज्य है, 234 सीटें वहां पर है। आपने पलानीस्वामी की बात की थी, आपको क्या लगता है शशिकला फैक्टर कितना प्रभावित करेगा तमिलनाडु के चुनावों को? क्या शशिकला फैक्टर कितना ज्यादा प्रभावित करेगा? अच्छा,
अच्छा, मैं सबसे पहले इसके पहले कि मैं शशिकला पर आऊँ, मैं अपनी गलती सुधार दूँ। मैंने अभी भी चेक किया है, अजीत पांजा भाजपा में नहीं, अजीत पांजा जो है कांग्रेस के थे, बाद में तृणमूल कांग्रेस में चले गए थे। और तृणमूल कांग्रेस के कोटे से ही वो केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में मंत्री थे। तो मैं अमरुदुल्लाह.com के दर्शकों से अपनी इस भूल के लिए माफ़ी मांगता हूँ, क्षमा मतलब खेद प्रकट करता हूँ और सुधार करता हूँ अपनी गलती में। शशिकला का फैक्टर देखिए जयदीप जी, ऐसा नहीं शशिकला को राइट ऑफ नहीं कर सकते। शशिकला चूंकि जयललिता की बिल्कुल निकटतम सहयोगी थी, ये अलग बात है कि उनके ऊपर तमाम आरोप भी लगे थे जयललिता को लेकर के, जयललिता की साजिश की उन्होंने और उस पर बड़ा विवाद भी हुआ था। लेकिन फिर भी चूंकि जिस तरह के क्या जयललिता उनके रिश्ते थे और जिस तरह से वो उस समय जयललिता के ज़माने में पूरी अन्ना द्रमुक पार्टी को कोई एक तरह से कंट्रोल वो करती थी। यानी माना ये जाए, अगर मैं तुलना करूँ तो जैसे आज मोदी जी और अमित शाह के बीच जो है एक केमिस्ट्री है, और अमित शाह जी का जो एक तरह से प्रभाव है भारतीय जनता पार्टी पर, उसी तरह शशिकला का अन्ना द्रमुक पर ज़बरदस्त प्रभाव था। संगठन में जगह जगह उनके लोग वहाँ स्थापित थे, एक। और दूसरी बात यह है कि जयललिता जी के जाने के बाद जो भी पार्टी के आर्थिक संसाधन थे उन पे सबसे ज़्यादा जानकारी शशिकला जी को ही थी, और शशिकला जो है उसमें उनका एक प्रभाव था। फिर जिस तरह वो जेल गई, जेल जाने के बाद लगातार जेल में रही, उनकी तबीयत खराब हुई है, वो बाहर आई हैं, तो उनको लेके एक कम से कम अन्ना द्रमुक के कैडर में, अन्ना द्रमुक के समर्थक वर्ग में एक सहानुभूति भी है। तो अगर शशिकला जी की भूमिका कि वो किस तरफ, चूंकि अन्ना द्रमुक में भी देखिए 2-3 खेमे हैं, पनाली स्वामी का भी एक है और एक वो दूसरे पनीर सेल्वम जो हैं, इनके बीच में भी काफ़ी हुए हैं। दूसरा जो है एक और वो जो अन्ना द्रमुक के बागी नेता थे, क्या नाम था उनका, जो शशिकला जी के भी काफ़ी करीब रहे, वो भी एक फैक्टर हैं। अब शशिकला की उपस्थिति से अगर वो पूरी तरह से मन लगा करके अन्ना द्रमुक के लिए प्रचार करेंगी तो लोग, खास करके अन्ना द्रमुक का वोटर, अन्ना द्रमुक का समर्थक वर्ग उनके अंतर्गत जयललिता की छवि देखेगा, तो निश्चित रूप से उसका फायदा अन्ना द्रमुक को हो सकता है। लेकिन तमिलनाडु में क्या है कि जो जनाधार वर्ग है, जो वोट बैंक है, वोटर, वो बड़ा मतलब आप कह सकते हैं कि बिल्कुल एकदम फ्रीज्ड है अपनी अपनी पार्टियों के लिए। जो डीएमके का है वो डीएमके का है, जो एआईडीएमके का एआईडीएमके का है, वो उसमें ज़्यादा मतलब टस से मस होते नहीं हैं लोग। हाँ, तो हार जीत कैसे होती है? हार जीत होती है जो बीच वाले वोटर, जो कभी इधर आ जाते हैं कभी उधर चले जाते हैं, जिनको जो फ्रिंज पे बैठे हुए वोटर हैं, तो वो जो वोटर है, मतदाता है, वो किस रूप में जयललिता इनकी शशिकला की एंट्री को लेता है, ये उस पर निर्भर करेगा। क्योंकि एक चीज़ और बताऊँ आपको, तमिलनाडु के लोग एक बार, मतलब मेरा अपना, मैं गया तो नहीं हूँ अभी वहाँ, लेकिन मेरी जो बात होती है मित्रों से, पिछले चुनाव में गया भी था, जो तब करुणानिधि जी थे उस समय, जयललिता बहुत बीमार थी, मैंने उनको देखा था, वो व्हील चेयर पर बैठ करके मीटिंग्स में आती थी, और इतिहास को उन्होंने बदला, यानी रिपीट की उनकी सरकार, जो कि आमतौर पर तमिलनाडु में नहीं होता था। एक मतलब अल्टरनेट गवर्नमेंट बनती थी, लेकिन वो रिपीट की, हमको भी नहीं लग रहा था कि वो रिपीट करे, हम लोगों को लग रहा था शायद विधानसभा त्रिशंकु हो जाए, लेकिन उन्हें बहुत अच्छे बहुमत से एक पूरी सहानुभूति उनको मिल गई। तो अब शशिकला जी क्या वो करंट पैदा कर पाएंगी? एक सवाल ये है। दूसरा है कि लोग स्टालिन को भी मौका देना चाहते हैं, क्योंकि स्टालिन की उम्र भी 60 साल से ज़्यादा है और वो करुणानिधि की छाया में ही पले बढ़े हैं, और लोग खासकर डीएमके का वर्ग जो है वो उनके अंदर करुणानिधि की छवि देखता है, कलाइनार जो है। तो अगर तमिलनाडु के लोग कि भाई हमने 10 साल अन्ना द्रमुक का शासन देख लिया, एंटी इनकम्बेंसी तो होती है किसी भी सरकार को लेकर के, और जयललिता है नहीं, तो अगर तमिलनाडु के लोग चाहेंगे कि एक बार स्टालिन को मौका देना चाहिए, तो फिर शशिकला जी का प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसी संदर्भ में मैं बताना चाहता हूं विनोद जी की शशिकला ने अभी जब वापस आई वो जेल से लंबे कानूनी संघर्ष के बाद, तो उन्होंने कहा है कि एएम के जो उन्होंने और दिनकरन ने बनाई है, हाँ दिनकरन दिया एआईडीएमके में उनके झगड़े के बाद, जिनका आप शायद जिक्र करना चाह रहे थे, दिनकरन में नाम भूल रहा था, तो उन्होंने कहा था, हाँ दिनकरन, तो उन्होंने कहा है कि एआईडीएमके को और एएमके को मिलकर ये चुनाव लड़ना चाहिए। मतलब जो फ्रैक्शन हो गया है, तो जयललिता के निश्चित ही वोट बटेंगे उसकी वजह से, तो कहीं ना कहीं उनको भी समझ में आता है कि अलग जरूर हो गया है उनका जो दल है, बागी दल होकर, लेकिन निश्चित ही चुनावों में अगर उस पर मुझे नहीं लगता कि अभी जो सत्ता में स्थापित गुट है जिसने इनको अलग कर दिया शशिकला को, वो उनकी इस मांग को मानेगा। देखिए एक बात बताऊं जयदीप जी, अलग लड़ने का नुकसान तो अन्ना द्रमुक को होगा। अगर ये शशिकला और ये एआईडीएमके दोनों अलग अलग लड़े तो निश्चित रूप से नुकसान होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं कैडर में डिवीजन होगा। लेकिन अन्ना द्रमुक ने इस बार गठबंधन जो अपने किए हैं
वो द्रमुक की तुलना में ज़्यादा बेहतर किए हैं। द्रमुक ने इस बार गठबंधन बहुत कम किए हैं। और मेरी बात हो रही थी ये द्रमुक के रणनीतिकारों से, तो उनका कहना था इस बार हम लोगों ने एक रणनीति के तौर पर, क्योंकि क्या था तमिलनाडु की में जब करुणानिधि जी थे तो करुणानिधि हमेशा जो है 100-100-125 सीटों पर डीएमके को लड़ाते थे, 100-130 सीटों पर, और उसमें वो 100 सीटें करीब करीब जिता लेते थे और बाकी गठबंधन की सीटें होती थी। तो एक तरह से वो 234 सीटों में 100 या 110 सीटें गठबंधन के सहयोगियों को छोड़ते थे, जिसमें पीएमके, एमडीएमके, तमाम छोटी छोटी तमिल पार्टियां थी जो उनके साथ रहती थी। जो करुणानिधि जी का एक बड़ा व्यक्तित्व था, उसमें बहुत सारे लोग एक बरगद की तरह वो आ जाते थे। स्टालिन ने इस बार जो है, इस बार ये लगभग 200 से ज़्यादा सीटों पर डीएमके को लड़ाने की तैयारी कर रहे हैं। ये जो वहाँ की रणनीतिकार हैं उन्होंने ये जिक्र मुझे बताया कि इस बार हम 200 से ज़्यादा सीटें लड़ाएंगे, और कांग्रेस जो उसकी प्रमुख सहयोगी है उसको अभी अधिकतम 20 से 25 सीटों से ज़्यादा देने के मूड में डीएमके नहीं है। हालांकि कांग्रेस 50 सीटें मांग रही है, लेकिन इनका कहना है कि हम बिहार का प्रयोग नहीं दोहराएंगे, हम आपको वही 20-25 सीटें देंगे जो वहाँ आप जीत सकते हो, जहाँ हमारा थोड़ा जोर लग जाएगा हम निकाल लो, हम आपको। और ये बाकी उन्होंने कोई और छोटे दलों से गठबंधन का दुका किया हो, किसी बड़े दल से गठबंधन, पीएमके का गठबंधन एआईडीएमके के साथ हो गया है, एमडीएमके का भी शायद किसी के साथ, इनके मतलब ज़्यादा बड़े गठबंधन एआईडीएमके नहीं किए हैं। तो डीएमके इस बार नया प्रयोग कर रहा है स्टालिन के नेतृत्व में कि 200 से ज़्यादा सीटें लड़ना, यानी उनका ये मानना है कि अगर हम 200 ज़्यादा सीटें लड़ेंगे तो हम एक मैसेज देंगे कि डीएमके अब पूरे स्टेट की अकेली पार्टी है और आप जो है डीएमके को वोट दिए। उसमें उनको लगता है कि अगर 210-220 सीटें हम लड़ते हैं तो कम से कम 140-150 सीटें हम जिता के लाएंगे डीएमके के अकेले, और अकेले बहुमत लेकर के आएंगे। ये एक स्ट्रेटजी उनकी इस बार है। अब कितनी सफल होती है नतीजों से पता। और वाकई अभी वक्त तो है, अब देखने वाली बात होगी क्या कुछ नई नई स्ट्रैटेजीज अपनाई जाती हैं, जिस स्ट्रैटेजी की बात हम सबसे ज्यादा उस वक्त करते हैं जब एक और बड़ी दिलचस्प बात है कि 2 बड़े प्लेयर हैं तमिलनाडु के, और अच्छा, रजनीकांत और कमला हसन। तो रजनीकांत तो एक तरह से बिल्कुल बीच में कूद ही रहे थे राजनीति में, और लगभग बीजेपी से भी बात उनकी चल रही थी, लेकिन अचानक उन्होंने विड्रॉ कर लिया अपने आप को। उन्होंने कहा मैं राजनीति में नहीं आऊंगा, क्योंकि मेरी जो जानकारी है कि जो 1-2-3 उन्होंने सर्वे कराए और उस सर्वे के जो नतीजे आए वो उनके पक्ष में नहीं थे। जी जी। तो उससे उनका स्टारडम जो है खत्म हो जाता अगर वो चुनाव मैदान में कूदते और पता लगा सेफ साइड कर लिया तो दूर कर लिया। कमला हसन के साथ अभी ये है कि वो चूंकि बाई हार्ट सेकुलर हैं कमला हसन, तो वो बीजेपी और एआईडीएमके के साथ जा नहीं सकते। अच्छा। अब वो अकेले लड़ेंगे या डीएमके के साथ कोई शेयर करेंगे, क्या करेंगे ये भी कुछ स्पष्ट नहीं है। बिल्कुल, और ये जो तस्वीरें हैं वो धीरे धीरे साफ होती जाएंगी क्योंकि अभी वक्त है, तारीखें। एक और अभिनेता है विजयकांत, उनकी भी पार्टी है, उनका भी एक वोट शेयर, वो जिस बिरादरी से जिस जाति से आते हैं उस जाति का 4 से 5% वोट है वहाँ। अच्छा। हाँ। तो ये कुछ ऐसे समीकरण हैं जिनको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप इस जिस तरीके से चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, क्या कुछ और नए नए फैक्टर्स हैं इसमें, क्या कुछ समीकरण कहता है इन 5 जगहों का, ये आप पढ़ सकते हैं। हमने थोड़ी देर पहले आपको स्क्रीन पर दिखाया कहाँ कितनी सीटें हैं। इसके अलावा हमने ये दिखाया कि कब कौन सी तारीख को कौन से जगह पर चुनाव होना है। 4 राज्य हैं, 1 केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ पर चुनाव होने हैं। आप देखिए महत्वपूर्ण बात, असम में 60 सीटों के साथ भाजपा का बहुमत है पहले से ही। केरल की बात एलडीएफ यूडीएफ की कर ही रहे थे हम लोग की, उसमें अभी 91 सीटों के साथ एलडीएफ सत्ता में है। पश्चिम बंगाल में सबसे मजबूत स्थिति तृणमूल की है और वही अभी सबसे परेशान दिखाई दे रही है। 211 सीटें इस वक्त, पिछले चुनावों के नतीजे जो हमने अभी स्क्रीन पर देखे। पश्चिम बंगाल में 211, तृणमूल 3, भाजपा कांग्रेस 44 और वामदल 32। इस बार के चुनावों में कांग्रेस की क्या स्थिति बंगाल में रहेगी कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन अभी से लेकर 2 मई तक लगातार हम बने रहेंगे अमरोजाला.com के माध्यम से आपके साथ। और चुनाव चूंकि बहुत करीब से देखने की चीज होती है और लोगों की दिलचस्पी बहुत होती है, तो हम कोशिश करेंगे कि हर वो जानकारी जो इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई है वो आप तक लगातार पहुंचती रहे। और विनोद जी ने इससे पहले कह ही दिया कि ये जो चुनाव हैं 5 जगहों के, ये चुनाव आने वाली राजनीति को भी एक नई दिशा देंगे, देश को भी एक नई दिशा देंगे, तो उसका भी इंतजार है। अगले साल बहुत बड़े चुनाव फिर हैं ही, उत्तर प्रदेश के चुनावों की सबको 2022 के इसके बाद की प्रतीक्षा रहेगी, तो उसकी भूमिका भी यहाँ से तैयार हो जाएगी। बिल्कुल, और यहाँ से सही कहा आपने कि यहाँ से उसकी भूमिका भी तैयार हो जाएगी। जो तमाम खबरें हैं आने वाले विधानसभा चुनावों से लेकर जो देश दुनिया, जो जयदीप जी कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। 2015 में भारतीय जनता पार्टी 2
चुनाव हारी, दिल्ली का बहुत बुरी तरह हारी और बिहार में हारी जब गठबंधन लालू नीतीश का था, तो उसका कार्यकर्ताओं का जबरदस्त मनोबल डाउन हुआ। लेकिन जैसे ही आसाम में जीती, पहली बार आसाम में उसने अपनी सरकार बनाई तमाम गठबंधन के साथ मिलकर के, हालांकि पूर्ण बहुमत नहीं पा सकी वो, पूर्ण बहुमत के लिए 64 सीटें चाहिए, उसने 60 सीटें जीती थी, लेकिन लगभग उसके करीब पहुंच गई थी। और उसके गठबंधन के लोग थे, असम गण परिषद और बोडो पार्टियां, और उसने सरकार बनाई। उससे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल इतना जबरदस्त हुआ कि उसके बाद उत्तर प्रदेश उत्तराखंड जीत गए 2022 में। तो इन चुनाव का असर पड़ता है आगे, बिल्कुल बिल्कुल पड़ता है। और अभी तो सबसे ज्यादा जो फोकस का जो स्टेट है वो है बंगाल, जहां पर अभी सबसे ज्यादा वाक युद्ध भी चल रहा है और हर मुमकिन कोशिश की जा रही है ममता दीदी को बंगाल से अलग करने की, और हर मुमकिन कोशिश ममता बनर्जी की तरफ से भाजपा को वहां से, भाजपा का सुपड़ा साफ करने की कोशिश हो रही है। आने वाला वक्त बताएगा, जब चुनाव हो जाएंगे, नतीजे आएंगे, तब समझ में आएगा कि क्या कुछ नया राजनीति में एक नई ऊर्जा किस तरीके से आती है, क्या कुछ बदलाव देखने को मिलते हैं। लेकिन इस दौरान भी बहुत सारी स्ट्रैटेजी सामने आएंगी खबरों के तौर पर, और हम एक एक एंगल आप तक पहुंचाते रहेंगे। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप बने रहें हमारे साथ और देखते रहिए अमरउजाला.com वीडियो के लिए, और साथ ही पढ़ते रहिए अमर उजाला ई-पेपर, ताकि आपको देश दुनिया की तमाम अहम जानकारियां मिल जाएं। आप हमसे कुछ साझा करना चाहते हैं अपनी क्षेत्रीय खबरें, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। फिलहाल इतना ही। तमाम दर्शक जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े रहे, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।